आज का विषय है अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम संक्षेप में RT एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। हालांकि हमारे संविधान में यह पहले से ही वर्णित था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इस संदर्भ में अनेकों प्रयास किए गए। प्रारंभिक प्रयास सन 1910 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बॉम्बे प्रोविंस में एक अधिनियम लाया जो अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार हेतु था। हालांकि बॉम्बे प्रोविंस की विधानसभा में यह विधेयक पारित नहीं हो पाया और बाल गंगाधर तिलक जी का प्रयास वहीं पे रुक गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान हमारे संविधान में किया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हालांकि कभी ऐसा हो नहीं पाया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बालकों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया और यह संविधान के अनुच्छेद 21 क या 21A के अंतर्गत रखा गया। हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के विषय RT एक्ट 2009 पे चर्चा करते हैं। यह अधिनियम सन 2009 में ही संसद द्वारा पारित हो चुका था, लेकिन कतिपय कारणों से यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित है। पहला प्रारंभिक, दूसरा विद्यालय प्रबंध समिति, तीसरा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, चौथा केंद्रीय सरकार, समिति सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, पांचवा विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व, छठा अध्यापक, सातवां पाठचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना एवं आठवां बाल अधिकारों का संरक्षण। प्रारंभिकी के अंतर्गत परिभाषाएं आदि को इस एक्ट में स्पष्ट किया गया है एवं दूसरे अध्याय विद्यालय प्रबंध समिति के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के निर्माण कार्य आदि के विषय में बताया गया है एवं तीसरे अध्याय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को विस्तृत रूप से बताया गया है। चौथे अध्याय में केंद्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारी आदि के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है एवं पांचवें अध्याय विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व के अंतर्गत विद्यालय में अध्यापकों का उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। छठे अध्याय में अध्यापक के विषय में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है एवं सातवें अध्याय में पाठचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना को दर्शाया गया है एवं आठवें अध्याय बाल अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत बालक के अधिकारों का संरक्षण किया गया। इसके पहले अध्याय
प्रारंभिक के विषय में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभिक के अंतर्गत इस अधिनियम में यह बताया गया है कि यह अधिनियम का तात्पर्य यह है कि यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में ही जाना जाएगा एवं इसके अंतर्गत दूसरे बिंदु में आंगनवाड़ी के विषय में बताया गया है कि यह प्री प्राइमरी एजुकेशन का केंद्र है और इसमें सरकार की परिभाषा बताया गया है कि समुचित सरकार से यह तात्पर्य है कि संघ राज्य क्षेत्र या राज्य विधानमंडल रहित की सरकार अप्रेरित है। जिला शिक्षा अधिकारी की परिभाषा इसमें बताया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी से तात्पर्य जिले में प्राथमिक शिक्षा के लिए समुचित सरकार का कोई अधिकारी है। छात्र शिक्षक संचित अभिलेख के विषय में बताया गया है कि यह बालक प्रगति का अभिलेख है एवं विद्यालय निर्माण योजना आदि के विषय में बताया गया है। इस अधिनियम का दूसरा अध्याय है विद्यालय प्रबंध समिति। इसके अंतर्गत इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति में 75% संख्या छात्रों के अभिभावकों की होगी एवं इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी, शिक्षाविद आदि भी इस समिति के सदस्य होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यों का निर्धारण इसी अध्याय के अंतर्गत किया गया है। वित्तीय प्रबंध, कार्य निष्पादन आदि का निर्धारण इस अध्याय में किया गया है एवं अगला अध्याय है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत विशेष रूप से यह बताया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति किस प्रकार से विद्यार्थियों की पहचान करेगी एवं उनको विद्यालय तक लाने एवं नामांकन एवं सतत शिक्षा हेतु अप्रेरित करेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय परिसर में कक्षाओं के समुचित व्यवस्था आदि का ध्यान रखेगी एवं यह न्यूनतम कार्य घंटों आदि की निगरानी करेगी ताकि विद्यालय सही समय पे अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सके। चौथे अध्याय में जैसा शीर्षक की चर्चा पहले ही हो चुकी है कि चौथा भाग है केंद्रीय सरकार, संयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत सभी सरकारों के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है। हम कुछ दायित्वों पर चर्चा कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय 1 किलोमीटर के अंतर्गत हो ताकि बच्चा पैदल चलकर विद्यालय आ सके एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय 3 किलोमीटर के अंतर्गत हों। जहाँ कहीं भी दुर्गम पहाड़ी आदि क्षेत्र हैं उनके लिए इस अधिनियम में कुछ छूट दिया गया है। हम आगे उस पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि स्थानीय प्राधिकारी दुर्गम क्षेत्र आदि में निर्धारित किए गए इन मानकों से
कम दूरी में भी विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में भी छूट प्रदान किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत यह अधिनियमित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय जहाँ कहीं भी संचालित हैं एवं उन विद्यालयों को एक करके आगे कार्य योजना बनाई जाए। तथा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों को यथासंभव मर्ज करके एक विद्यालय बना करके पठन पाठन का कार्य समुचित प्राधिकारी अथवा सरकारें करें, ताकि भविष्य में विद्यालयों की संख्या आदि बढ़ाई जा सके। हम इस क्रम में अगले अध्याय पे चर्चा करते हैं, जो है विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। यह अध्याय 5 के अंतर्गत है। इस अधिनियम में विद्यालय एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, जिसके अंतर्गत एक अध्यापक किस प्रकार से कार्य करेगा एवं एक विद्यालय किस प्रकार से संचालित होगा। हम कुछ उत्तरदायित्वों की चर्चा आगे करते हैं। प्रथम उत्तरदायित्व में है कमजोर और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। इसके अंतर्गत यह अधिनियम यह निर्धारित करता है कि कोई भी विद्यालय वंचित वर्ग के बालकों से किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया करेगा एवं विद्यालय में प्रवेश के उपरांत उनको अलग से बैठाने एवं पढ़ाने की व्यवस्था विद्यालय नहीं करेगा। विद्यालय के अन्य कार्यों में यह अधिनियम यह निर्धारित करता है कि एक विद्यालय पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि की समुचित प्रबंध करेगा। आगे हम चर्चा करते हैं इसी अध्याय के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु। इस अधिनियम स्पष्ट रूप से बता देता है कि सभी विद्यालयों की बाबत प्रारंभिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों और केंद्रीय सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय समुचित सरकार द्वारा उपगत किया गया प्रति बालक व्यय होगा। इसके अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि बालकों पे जो खर्च आएगा उसका उचित प्रबंध इस अधिनियम के अंतर्गत कर दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बालकों के आयु के विषय में यह अधिनियम यह निर्धारित करता है कि बालकों की आयु का निर्धारण अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख मान्य होंगे, आंगनवाड़ी अभिलेख मान्य होंगे, माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा भी मान्य होंगे। प्रवेश के लिए यह एक निश्चित अवधि भी प्रदान करता है। यह एक्ट बालकों को बहुत ही लचीले तरीके से प्रवेश हेतु प्रबंधन आदि की व्यवस्था करता है। विद्यालय की मान्यता के संबंध में यह अधिनियम स्पष्ट रूप से बता देता है कि विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी के अंतर्गत हो। यह कोई ऐसे समूह द्वारा न चलाया जाए जो लाभ हेतु संचालित किया जाए। यह अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि विद्यालय संविधान में एक आदर्श अनुरूप है एवं विद्यालय भारत के भविष्य का निर्माण करता है। यह विद्यालय समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध हमेशा होना चाहिए। ऐसा न हो कि विद्यालय में
आप कोई भी गतिविधि संचालित कर रहे हों और शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा विजिट करने के दौरान आप बाधा उत्पन्न करें। भाग 6 के अंतर्गत अध्यापक के विषय में न्यूनतम अर्हता निर्धारण आदि के विषय में उल्लेख किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय सरकार यह अधिनियम लागू होने के 1 मास के अंदर अध्यापकों के योग्यता आदि का निर्धारण करेंगे। इस भाग के अंतर्गत यह बताया गया है कि अध्यापक का वेतनमान एवं नियुक्ति एवं अध्यापक की योग्यता आदि में जो शिथिलीकरण अर्थात जो छूट दी जाएगी वह सब संबंधित सरकारों पर निर्भर करेगा। हम इस अधिनियम के अगले अध्याय पाठचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना, इसके अंतर्गत यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि संबंधित सरकार यह अधिनियम लागू होने के 1 मास के अंदर ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो पाठ्यक्रम आदि निर्धारण का कार्य भली भांति अर्थात समुचित प्रकार से करे। पाठचर्या निर्माण आदि के संबंध में इस अधिनियम में आगे बताया गया है कि अध्यापक सुसंगत पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे एवं शिक्षा सामग्री तैयार करेंगे। सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित करेगा और निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन की अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत आदि तैयार करेंगे। प्रमाण पत्र आदि के वितरण के संबंध में यह अधिनियम बताता है कि प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र विद्यालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के 1 मास के भीतर जारी किया जाएगा। हम इसके आखिरी अध्याय पर चर्चा करते हैं, जिसमें बताया गया है बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकारों को संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृतियों का निर्वहन आदि का व्यवस्था किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों आदि को प्रस्तुत करने का विधान किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृतियों का निर्वहन, इसके अंतर्गत यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि समुचित सरकार जिसका कोई राज्य बाल संरक्षण आयोग नहीं है तुरंत ऐसे आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाएगी। यह अधिनियम राष्ट्रीय सलाहकार परिषद आदि गठन का भी प्रावधान करती है। तो आज हम अभी चर्चा कर रहे थे आरटी एक्ट 2009। हमने अध्याय दर अध्याय पर चर्चा किया, लेकिन अभी भी कुछ बिंदु इसके अंतर्गत छूटे हुए हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं, जो पाठ की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में शिक्षक छात्र अनुपात आदि का निर्धारण किया गया है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होंगे एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 होंगे। भिन्न भिन्न परिस्थितियों हेतु अध्यापकों का निर्धारण इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्राथमिक स्तर पर 1:30 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 यह शिक्षक और छात्र अनुपात है। अब हम शिक्षण सत्र के दौरान किए जाने वाले कार्य घंटों की चर्चा कर लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 सप्ताह में 45 घंटों की शिक्षण अनिवार्य रूप से उल्लिखित की गई है, अर्थात विद्यालय 1 सप्ताह में अनिवार्य रूप से 45 घंटे पढ़ाएंगे। पूरे 1 सत्र के लिए प्राथमिक स्तर पर
यह निर्धारण किया गया है कि वह 800 घंटे पढ़ाएंगे एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे पढ़ाई होगी। कार्य दिवसों की चर्चा किया जाए तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षण सत्र के दौरान 200 दिन एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षण सत्र के दौरान 220 दिन का निर्धारण किया गया है। अब हम इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं एवं सत्र कार्य आप लोगों को अभी गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे संबंधित अगर आप लोग कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप गूगल क्लासरूम पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देने हेतु सदैव तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।